फ्रेंड्स, कल हमने बात कर ली थी स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड तक। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बारे में। दोनों को आज हम पैरेलली लेके चलेंगे। तो हम बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में। 543 से 66 तक पुलकेशिन प्रथम का साम्राज्य चल रहा था चालुक्य का कर्नाटक में। 560 से 630 तक पल्लव राजवंश का साम्राज्य चल रहा था। महेंद्र वर्मन जो था इसने साम्राज्य का बहुत विकास किया उस टाइम में, और जो कि तमिलनाडु में चल रहा था। यहाँ पे फिर 632 ईस्वी में हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब का जीवन काल आता है। मतलब मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का उदय होता है 7 से 8वीं सदी में यहाँ पे। उसके बाद 7 से 52 से 57 में एलोरा और अजंता की गुफाएं बनाई जाती हैं, और उसके साथ साथ कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया जाता है। 897 में चोल साम्राज्य का उदय होता है, और चोल साम्राज्य चलता है 1246 से 89 तक। 89 में इसका अंत हो जाता है। जो इसका लास्ट राजा था वो भी मर जाता है। और 979 मतलब 939 में, आप समझ लेना इसको, दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन चल रहा था यहाँ पे। 1025 में वैष्णव शिक्षक रामानुजाचार्य का टाइम पीरियड चल रहा था। रामानुजाचार्य जो थे वो अपने टाइम के बहुत ज्ञानी शिक्षक थे, और ये ब्राह्मण संप्रदाय को से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण समाज से, हिंदू धर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हैदराबाद में प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में ऐसे कोई 6-7 महीने पहले रामानुजाचार्य की जो थी मूर्ति का अनावरण किया था। बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया था, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 21 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। और यहाँ पे अभी हम आएंगे, ये इंडिया का वो है मैप है, मैंने छोटा सा बनाया यहाँ पे। ये साउथ की तरफ है। यहाँ पे चेर साम्राज्य चल रहा था, यहाँ पे पांड्य, और यहाँ पे चोल साम्राज्य था। और बोलते हैं कि चोल साम्राज्य श्रीलंका तक फैला हुआ था। उसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर भारत की। 606 से 47 तक हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था यहाँ पे। हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उस शक्तिशाली राजा को 630 में जिनका टाइम पीरियड चल रहा था चालुक्यों का। चालुक्य बेसिकली चालुक्य साउथ से थे, और ये था नॉर्थ से। तो डिस्प्यूट होता रहता था इनमें, और चालुक्यों ने इनको हरा दिया था। तो यहाँ पे हर्षवर्धन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, और ऐसा बोलते हैं कि ये हिंदू शासक आखिरी शासक थे। यहाँ से फिर हिंदू धर्म का उदय, मतलब हिंदू धर्म का कोई राजा नहीं आया था। उसके बाद 711 में अरबों का आक्रमण होता है, सिंध पर विजय कर लेते हैं, और इंडिया में इस्लाम धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। सिंध मतलब सिंधु नदी, और उस टाइम पे वो पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला प्रांत था। जो अभी पंजाब अभी पाकिस्तान हो गया, बट उस टाइम पे इंडिया का ही था। और अरब जो थे ये सऊदी अरब और ये वाले ये उस एरिया से आए हुए थे, मतलब वेस्ट से आए हुए थे, मिडिल एशिया से। तो ये आना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे इन्वेडर्स बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उन्होंने सिंध पे विजय कर ली थी, मतलब पाकिस्तान वाले सिंध पे। आज की डेट में देखें तो 736 ईस्वी में दिल्ली का, मतलब पहले दिल्ली को दिल्ली का बोलते थे, उसका फिर बाद में दिल्ली की स्थापना हुई, मतलब फिर इसको दिल्ली कर दिया था। तो देखो दिल्ली कितनी पुरानी है। 736 पहले दिल्ली का थी, नाम याद रखना, दिल्ली का। उसके बाद दिल्ली हो गई। 750 में पाल वंश चलता है बंगाल में। इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, तो गोपाल से ही यहाँ पे पाल वंश आ जाता है। यहाँ पे 780 में गुर्जर प्रतिहार वंश चलता है, और इसी गुर्जर प्रतिहार वंश से बिलोंग करते थे पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे 788 में शंकराचार्य का जीवन टाइम पीरियड चलता है। ये बहुत अच्छे शिक्षक थे उस टाइम के। 971 से 1030 ईस्वी में गजनी से मोहम्मद महमूद का शासन आता है। गजनी तुर्क से आया हुआ था ये। और इन लोगों के पास घोड़ों की जो होती थी नस्ल बहुत अच्छी होती थी, और इनके घोड़े इतने तेज होते थे कि जिस पे भी आक्रमण कर देते थे उसका कोई सामना नहीं कर पाता था। तो इंडिया में ज़्यादातर उस टाइम पे जो चल रहा था वो पैदल सैनिक थे, घोड़े थे, बट इतने तेज तर्रार घोड़े नहीं थे, और हाथी भी थे। तो यहाँ पे इनके इनके तेज तर्रार घोड़ों के सामने, और जो इंडिया में जो राज कर रहे थे राजा रजवाड़े, एक तो वो आपस में वैसे ही लड़ते रहते थे। उसके बाद वो ये तुर्की था। तो ये गजनी से आया था महमूद। इसने इंडिया में खूब हाहाकार मचाया। पहले इसने उत्तर भारत में जीता, फिर मथुरा तक गया, इसने मंदिरों को लूटा। तो इसने काफ़ी हद तक इंडिया को पूरा खोखला बना दिया था, मतलब यहाँ से इस्लाम पूरे तरीके से चल गया था, और इसने उत्तर भारत को तो पूरा कंट्रोल कर लिया था।
तो 1175 ईस्वी में अब यहाँ पे इसका अंत कैसे होता है, ये हर साल आता था भारत में और लूट के लेके जाता था अच्छा खासा धन, मथुरा वृंदावन तक ये पहुँच गया था। उसके बाद महमूद गौरी वंश पनपता है तुर्क में और गौरी गजनवी को ख़त्म करता है। उसके बाद गौरी आता है इंडिया, भारत। तो ये जब आता है इसका तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। 1175 में ये पहली बार आता है और ये पहले पाकिस्तान में ही आता है और उसको जीत जात के वहाँ से जो भी धन होता है उसको लेके चला जाता है। उस टाइम पे वो इंडिया ही था, पाकिस्तान नहीं था। तो वो पेशावर में आता है, फिर लाहौर को जीतता है, देन उसके बाद वापस चला जाता है। फिर से वो वापस आता है और यहाँ पे वो आगे जैसे धीरे धीरे करके बढ़ता है तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो अपने नियुक्त कर देता था राजा, उनका शासन चल रहा था। जब वो देखता है पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे इन्वेडर्स आ रहे हैं, तुर्की आ रहे हैं, तो वो फटाक से अपनी सेना लेके वहाँ पहुँच जाता है और उसको अच्छी खासी करारी शिकस्त देता है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। बट पृथ्वीराज चौहान से यहाँ पे एक गलती हो जाती है कि वो इसको छोड़ देता है। जब ये भाग रहा होता है तो वो इसके पीछे भाग के इसको मारता नहीं है और उसके बाद भी वो कोई तैयारी नहीं करता है कि भाई वो वापस आएगा तो थोड़ा तैयार रहूँगा, तैयारी नहीं करता है। वो आराम से कि चलो भाग्य अब तो आने वाला है नहीं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये सही 1 साल बाद दुगनी सेना के साथ वापस आता है और इसके घोड़े बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थे। उसके सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना छोटी पड़ जाती है और सही 1 साल बाद ये पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार देता है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब यहाँ पे एक बात जानने वाली है, उस टाइम पे बहुत सारे राजा रजवाड़े राज कर रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का साथ किसी ने नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान का साथ किसी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए लड़ता रहता था, हर किसी से लड़ता था। अक्सर देखा गया होगा कि अगर आप अपने पड़ोसियों से लड़ते हो तो मुसीबत के वक्त में कोई नहीं आता। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही था, इसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता, ये बिल्कुल अकेला रह जाता है क्योंकि ये एक्सपेंड करने के लिए लड़ता रहता है सबसे, और मुसीबत के टाइम में कोई नहीं आता और इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 1193 में ये दिल्ली को जीत लेता है महमूद गौरी, और इसने तो बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था। तुर्की सभी आतंक मचाते थे क्योंकि धन ले जाते थे और अपने यहाँ पे इकट्ठा करके वो अपनी राजधानी को बड़ा चढ़ा देते थे। गजनी को बहुत महलों से बना दिया था इन लोगों ने, महल ही महल थे उसमें, और सारा जो धन था वो सिर्फ इंडिया से गया हुआ था, लूट के ले जाते थे। एक्चुअली लुटेरे थे ये लोग। तो इसने दिल्ली पर भी विजय कर ली और उस टाइम पे इनके यहाँ दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा। तो वहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था, ये लाहौर वाले प्रांत में छोड़ के गया था। उसके कुछ दिनों बाद जब यहाँ पे अशांति हो जाती है दिल्ली में, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बेटे को यहाँ पे राज करने के लिए ये मतलब ऐसे वो बिठा देते हैं कि हमारे संरक्षण में तुम यहाँ पे रहो, बट उससे संभलता नहीं है। यहाँ पे भी फिर दिल्ली में आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं, अराजकता आ जाती है। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे वो दिल्ली पे अपना पूरा शासन करता है और वहाँ से स्टार्ट होता है ममलूक वंश। उसके बारे में दिल्ली डायनेस्टी में बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या हुआ था, वो अलग से होगा। 1206 में गौरी की हत्या कर दी जाती है। गौरी जब इंडिया को लूट के लौट रहा था बहुत सारा धन लेके, तो खोखर एक जनजाति थी, वो रात में इस पे आक्रमण करती है और वो छापामार युद्ध लड़ते थे, छुप के युद्ध लड़ते थे और मतलब मार कूट करके भाग जाते थे उसके बाद, तो उसको छापा मार बोलते हैं। तो गौरी जो था जा रहा था धन लूट लाट के, खोखर मिलते हैं इसको रास्ते में और इसको पहुंचा देते हैं ऊपर। और यहाँ पे महमूद गौरी की कहानी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद जब स्टार्ट होता है फिर दासों का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, वो होता है दिल्ली में। तो यहाँ से फिर दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद हम फिर दिल्ली की आगे बात करेंगे। और आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसके बारे में। ये यहाँ पे साउथ इंडिया में जो राज चल रहे थे, उसके बाद उत्तर भारत में चल रहे थे, उसके बाद अब हम दिल्ली डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।